We can categorize past tense also in four categories. First one is simple past tense or past indefinite tense. This is first part. Second one is like present tense. Here present continuous tense. Now here past continuous tense. The another name of past continuous tense is past progressive tense. The third one is past perfect tense, and the last one is the combination of continuous and perfect tense, past perfect continuous tense. So these are four types of past tenses. Again, the third last tense is future tense. We can categorize it also into four parts. In the same way, like present tense, past tense, we can further categorize future tense also into four categories. First one is simple future tense or future indefinite tense. Second is future continuous tense. The another name of this tense also future progressive tense. Third one is future perfect tense, and the last one is future perfect continuous tense. So these are the categories of about three tenses. So dear friends, I will explain you it in Hindi also. Kaal. Tense means kaal. काल तीन तरह के होते हैं. वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल पास्ट टेंस, और तीसरा फ्यूचर टेंस भविष्यकाल. इन तीनों टेंसेस को हमने चार चार पार्ट में डिवाइड किया है, कैटेगराइज किया है. फर्स्ट पार्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से बुलाते हैं. सेकंड है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है. थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है. इसी तरह से पास्ट टेंस को भी हमने
चार अलग अलग पार्ट में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट सिंपल पास्ट टेंस, इसे पास्ट इंडेफिनिट के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड है पास्ट कंटिन्यूअस, इसे पास्ट प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। थर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस और फोर्थ कंटिन्यूअस और परफेक्ट का कॉम्बिनेशन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लाइक दिस फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य का, इसे भी हम चार चार भागों में कैटेगराइज करते हैं। पहला सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसे फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहा जाता है। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, जिसे फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। So friends, I thought that you understand these types of sentences. Further, we will discuss these sentences to create English sentences. आपको पता होना चाहिए कि ये टेंसेस हम क्यों सीखते हैं, टेंस को सीखने का मोटो क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। टेंस सीखने का मेन जो मकसद है, हमारा लक्ष्य जो है वो है इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना, बातचीत करना, इंग्लिश में लिखना, इंग्लिश को समझना। तो इन टेंसेस का यूज करके, इन टेंसेस को अप्लाई करके हम सेंटेंस को डेवलप कर सकते हैं और हमारे वाक्यों को बना करके हम हमारे व्यूज को दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी ऑल टेंसेस वन बाय वन। टुडे here I have written simple present tense. We will discuss in detail about simple present tense, simple present tense और present indefinite tense। पहला प्रश्न तो ये होता है हमारे माइंड में कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम कैसे पहचानें। हिंदी के वाक्यों में बहुत सारे वाक्य होते हैं जिन्हें हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करना होता है। इन वाक्यों को पहचान करके ही हम इंग्लिश में सेंटेंस बना सकते हैं। तो इनकी पहचान कैसे करें कि ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट का है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है या फिर पास्ट टेंस का है या फ्यूचर टेंस का, कैसे पहचानें। इसके लिए प्रत्येक टेंस की एक पर्टिकुलर पहचान होती है। Here I have written some Hindi identification, and the Hindi identification of this tense is ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं। If we find these words at the end of Hindi sentences, then we can say it's a simple present tense. When we confirm that it's a simple present tense by identifying these words at the end of sentence, then we have to know about the structure, about the pattern of this tense. And the pattern of this tense is here subject, then main verb, then s or es. It is not compulsory, it's optional, and it is object. This is the pattern of simple present tense. ये सब्जेक्ट है कर्ता, जिसे हम कर्ता कहते हैं, मुख्य क्रिया एस और ईएस ये कंडीशनल है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्ता।
First of all, I want to define them one by one. Look here. Subject means कर्ता. कर्ता क्या होता है? A person that does something, that is called subject. एक व्यक्ति या एक संज्ञा जो कुछ काम करती है, सब्जेक्ट कहलाती है. सेकंड है मैन वर्ब, मुख्य क्रिया. सब्जेक्ट ने क्या किया? सब्जेक्ट द्वारा किया गया काम मुख्य क्रिया कहलाता है. एग्जाम्पल के लिए, मैं स्कूल जाता हूं, इसमें मैं जाने का काम करने वाला मैं. इट मीन्स काम करने वाला कौन? मैं. सब्जेक्ट कौन? मैं. मैंने क्या किया? स्कूल जाता हूं, तो जाने का काम है मुख्य काम. मुख्य काम क्या हो गया? जाना, यानी कि गो. स्कूल, गो का डेस्टिनेशन प्लेस, गंतव्य स्थान जो है हमारा, वो है स्कूल, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट या फिर हम इसे कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट, जो कि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन के साथ में आएगा. तो ये चीजें जो है तीनों, इन्हें हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. बिना इनको आइडेंटिफाई किए वी कांट मेक और वी कांट क्रिएट अ सेंटेंस विदाउट आइडेंटिफाइंग देम. सो वी हैव टू आइडेंटिफाई फर्स्ट, देन सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. Look here, I have written one example. मोर जंगल में नाचता है. Here I have written this sentence in Hindi. So first of all we have to find out these three things: subject, verb and the others. Subject, verb and this is not object. You know, subject or object may be noun or pronoun, but this is not noun. Jungle is noun, but here may is also, it is pronoun. In English we call it in the jungle, in the forest. So in is a preposition. We can say it is a prepositional object also. As it is noun, jungle is noun, but here in is a preposition. So मोर जंगल में नाचता है, it is a sentence. Now we have to translate it into English. Before translating, we have to know that how many types of sentences we have to create in this text. Look here. Here I have written types of sentences. मैंने यहाँ वाक्यों के प्रकार लिखे हैं. हम टेंस में कौन कौन से वाक्य बनाएंगे? The first one is affirmative sentence. Affirmative means सकारात्मक वाक्य. In this sentence, we always affirm something. This is second sentence, negative sentence. Negative means नकारात्मक. In this sentence, we always deny something. इस वाक्य में हम हमेशा किसी चीज को नकार देते हैं. The third one is interrogative sentence. Interrogative sentence means प्रश्नवाचक वाक्य. In this type of sentence, we always makes a question. We always ask a question. And the last one is the combination of second and third sentence, interrogative, negative sentence. In this type of sentence, we always ask a question in a negative manner. हम इस प्रकार के वाक्य में हमेशा प्रश्न नकारात्मक तरीके से पूछते हैं, जैसे कि क्या आपने अपना होमवर्क नहीं किया? So these four types of sentences we have to create in this tense, simple present. In simple present tense, after identifying the subject, main verb and object, we have to translate it
into English। ये सब पहचान करने के बाद में हमें इसे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करना है। So how we will translate it? The main question is this: we have to follow this structure or this pattern and then translate it one by one. So how? First sentence is affirmative. So affirmative sentence. So first of all, we will write subject. Then what is our subject? Subject is more. More means the peacock. Peacock is our national bird. That's why we have written here the. The peacock is subject. Now main verb. What is main verb here? Means nachna. What is the spelling of nachna? Dance. So write down here D-A-N-C, dance. Okay. After it, we have to apply here S or ES. It is conditional. I already told you. It is conditional. When we have to apply S or ES, ये शर्त पर आधारित है। ये S और ES शर्त पर आधारित है। ये हम कब अप्लाई करेंगे? Look here. If our subject is singular, अगर हमारा कर्ता एक वचन है, सिंगुलर है, काम करने वाला अगर एक है, then we have to apply S or ES with verb. तो हमें S और ES वर्ब के साथ में अप्लाई करना होता है। अब बात ये आती है कि S ऐड करेंगे या ES ऐड करेंगे। देखिए यहां पर हमें कुछ बहुवचन के नियमों को रिकॉल करना है। रूल्स ऑफ प्लूरल। एस कहां ऐड किया जाता है? किसी भी नाउन के लास्ट में अगर कोई कॉन्सोनेंट है तो हम क्या करते हैं? एस ऐड कर देते हैं। बट यहां पर वोवेल क्या है? वोवेल। तो वोवेल होता है तो हम जनरली क्या ऐड करते हैं? ES ऐड करते हैं। अगर वोवेल में भी E ऑलरेडी गिवन है तो हम केवल S ऐड करेंगे। अगर यहां पर E नहीं होता, O होता, तो भी हम ES ऐड करते। लेकिन यहां ऑलरेडी E होने की वजह से हम ES ऐड नहीं करेंगे, हम केवल S ऐड करेंगे। अगर यहां पर O, I, U ये अगर होते तो हम यहां पर क्या ऐड कर सकते थे? ES ऐड कर सकते थे। बट यहां पर ऑलरेडी E दिया हुआ है तो हमें क्या करना है? S ऐड करना है। तो हम यहां पर S ऐड कर देंगे। S ऐड करने से क्या होगा? वर्ब भी सिंगुलर हो गई। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर हो गई। S और ES जब वर्ब में ऐड नहीं किया जाता है तो वो वर्ब प्लूरल की फॉर्म में रहती है। जब इसमें S और ES ऐड कर दिया जाता है तो ये भी सिंगुलर रहती है। तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? The peacock dances. We have done up to here. Now the last one is object or we can say other source. So it is our prepositional object. We have to apply here before noun a preposition, and the preposition is in the jungle or in the forest. हम यहाँ पर forest भी लिख सकते हैं, यहाँ पर jungle भी लिख सकते हैं। This is our affirmative sentence. The peacock dances in the jungle. Clear? Now we have to create second sentence. In second sentence is negative sentence, और नेगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना होता है? सेंटेंस को नेगेटिव वे में बनाना होता है। इसके लिए हमें नॉट का यूज करना होता है। नॉट कभी भी अकेला यूज नहीं होता है, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होता है। यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं अपने पैटर्न के अंदर, तो हम उसको हेल्पिंग वर्ब के साथ में लिखेंगे। और वो हेल्पिंग वर्ब क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डू एंड डज। डू और डज। कहां पर डू का यूज होगा, कहां पर डज का यूज होगा, वो
सिर्फ ए पर डिपेंड करता है। डू प्लूरल वर्ब है क्योंकि इसके अंदर एस या यस ऐड नहीं है, इसका मतलब ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज होगा। डज में एस या यस ऐड है, इसलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज होगा। इसका मतलब इस सेंटेंस में जब हम इसे नेगेटिव बनाएंगे तो हम डू नॉट यूज करेंगे या डज नॉट बेसिकली, और ऑब्वियसली वी विल यूज डज नॉट as our subject is singular. So what is our negative sentence? Negative sentence is the peacock. One more thing. I have a question in my mind, maybe in your mind also, and the question is where we use do not or does not. We always use do not or does not in negative sentence in between subject and main verb. So the peacock does not dances. Dances. No. Dances will not come. When we apply here dances, then es as of this sentence, as of this word will remove and add here. जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो डज नॉट जब यूज करते हैं तो इस डांस वर्ड का जो एस यस है वो यहां आ जाएगा, वहां से हटकर यहां आ जाएगा और ये प्लूरल बन जाएगा, क्योंकि वर्ब हमें एक ही बार प्लूरल बनानी है, सिंगुलर बनानी है। डज ये सिंगुलर वर्ब बन गई तो ये प्लूरल हो गई, ठीक है। इन द जंगल, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। नाउ थर्ड सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन बनाना होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से भी पहले लेके आना होता है, तो क्या बन जाएगा, डज। डज सबसे पहले है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, इसलिए हमें डज ही यूज करना है, डू को हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि प्लूरल ही है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करनी है, डज। डज द peacock dance in the jungle। और लास्ट में क्या करना है, at the end of sentence we have to apply question mark, without it we can't say it's a interrogative sentence। So what we have done here, we have to put here does before the subject and then write down complete sentence of affirmative sentence. Look here, the peacock dances in the jungle. We have to remove it, as you know we have used here already a does, so here from here as will remove. Does the peacock dance in the jungle? This is our interrogative sentence. Now the last one question is interrogative negative sentence. I am writing here interrogative sentence. मोर जंगल में नाचता है, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, क्या मोर जंगल में नहीं नाचता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। So we have to write here first does the peacock not dance in the jungle, and put here question mark. Does the peacock not dance in the jungle? Here interrogative sentence, to create interrogative sentence we have to apply here does before the subject, and for negative sentence we have to apply not in between subject and main verb. This is our interrogative negative